नमस्कार दोस्तों। अभी एक न्यूज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ लोगों तक पहुंची कि WHO ने कहा है और दुनिया के 239 साइंटिस्ट का एक ग्रुप है और 30 देशों के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक साझा पत्र साझा किया जिसमें हस्ताक्षर किया और कहा कि कोविड-19 जो है वो एयरबॉर्न है, यानी ये हवा में फैलता है। पर क्या ये प्रैक्टिकली दिख रहा है? इस बात को लेकर मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और मेरे व्यूज़ भी बता रहा हूँ। कोविड-19 एयरबॉर्न यदि होता और यदि ये फैल जाता हवा से, तो इसके साथ में समस्या क्या आती? समस्या ये आती कि पहला तो आप पेशेंट को आइसोलेट नहीं कर सकते थे किसी सिंगल प्रेमाइसेस में, और बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ रख के आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। उसके लिए आपको अलग अलग पेशेंट को रखना पड़ता और हर व्यक्ति को एक सिंगल रूम देना होता, सबको एक सिंगल रूम देना होता और नेगेटिव प्रेशर आपको स्टार्ट करना होता वहाँ पे, और एक सक्शन की यूनिट होती जहाँ से प्रेशर आप बाहर निकालते, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते। पूरा का पूरा एरोसॉल जो है, जिस एरोसॉल मतलब जो ड्रॉपलेट्स आपके मुंह से निकले, वायरल पार्टिकल्स निकले, वो एयर में मिक्स हो गए और वो फैल गए और उसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट जो रूम का है वो उसमें पूरा एरोसॉल्स होते, उसमें वायरस पार्टिकल्स होते। तो वो सक्शन प्रेशर मेंटेन करना होता आपको और बहुत सारा वैक्यूम क्रिएट करना होता और प्रॉपर एयर फ्लो भी मेंटेन करना होता। तो ये सारा चीज़ें होती और अलग अलग रूम्स में एक एक पेशेंट को शिफ्ट करना होता। तो ऐसा नहीं हुआ है और ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एक तो ये जो लॉजिक है ये एकदम क्लियर हो जाता है कि इस बात से कि ये एयरबॉर्न नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि ऐसा होता तो इतनी आसानी से जितने जल्दी चाइना ने इसको कंट्रोल किया था वो कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि ये हवा में होता। तो हवा से जो डिसीज स्प्रेड होगी वो जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है या मीजल्स होता है, मम्प्स होते हैं, ये एयरबॉर्न होते हैं और भी जो बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो ये जिस तरह से स्प्रेड होता है उस तरह से यदि स्प्रेड होता तो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती और चाइना में, स्पेशली चाइना में भी ये इतनी जल्दी मैनेज नहीं होता। इसके लिए CSIR जो हमारे यहाँ की संस्था है उसने एक स्टडी प्लान की है और ये 15 अगस्त के बाद ये एक रिजल्ट आपको देने वाले हैं जो ये बताएगा कि ये वाकई में एयरबॉर्न है कि नहीं है। और ये 15 से 16 दिन की एक स्टडी करने जा रहे हैं और उस पे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट रहेंगे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट रहेंगे, बायोलॉजिस्ट रहेंगे और ये लोग स्टडी करने वाले हैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके, सैम्पलिंग लेके अलग अलग जगहों से कि किस किस एनवायरनमेंट में किस तरह से कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मिल रहा है, एरोसॉल इन्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, अभी आपने बोला या आपने खांसा तो आपके मुंह से जो ड्रॉप्स निकले उसके थ्रू ये हवा में गया और कुछ घंटे रहा और ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें भी 6 मीटर का डिस्टेंस, आपको 6 फीट का डिस्टेंस आपको कहा गया है, तो आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि ये उतना ही दूर जा सकता है 5 माइक्रोन के डायमीटर तक का। तो यदि उससे भी छोटा होता तो थोड़ा सा और आगे चले जाता, 7 फीट 8 फीट। एयरबॉर्न का मतलब है कि ये पूरे एयर में सभी जगह है। तो ये केवल और केवल WHO की जो स्टडी थी उसमें भी बहुत जगह की स्टडीज आई, उसमें भी वो जो डेंस प्रीमाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा डेंस प्रीमाइसेस जैसे कि हॉस्पिटल या कोई ऐसा रूम जहाँ पे किसी पेशेंट को रखा गया है आइसोलेट करके, तो वो जगह पे कितने पेशेंट्स हैं या उस जगह पे जैसे हॉस्पिटल है उसका प्रीमाइसेस में कितना वायरल पार्टिकल्स हैं, ये स्टडी करने के बाद कुछ स्टडीज आई हैं जो ये बताती हैं कि ये
एयरबॉर्न है या एयर ट्रांसमिशन इसमें दिख रहा है। लेकिन ये सभी जगह नहीं अप्लाई हो सकता। क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे स्टडी करनी होगी और हर जगह की कंडीशन पे वो सिस्टम को अप्लाई करना होगा, वो कंडीशंस को अप्लाई करनी होगी, और वो कंडीशन अभी अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि अप्लाई करके अलग अलग जगहों पे देखा जा रहा है तो एयर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसका लॉजिक ये समझिए कि जब एयर आपके घर में यदि आप हैं और आपके घर में एयर आ रही है तो एयर आ रही है और एयर जा रही है, हवा आ रही है और हवा जा रही है। यदि मैं अपने घर पे हूं तो मुझे एयर का फ्लो मेंटेन करना, एयर आपके घर में जितनी है वो कितना एग्जिट हो रही है, कितना एंट्री हो रही है। यदि आप एयर फ्लो मेंटेन करते हैं, वेंटिलेशन आपका प्रॉपर है, तो आपको कुछ नहीं होता। लेकिन यदि ये कोई डेंस इन्वायरमेंट होता है जहां पे बहुत ज्यादा डेंस एरिया है, जैसे कि हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दिया, तो वहां पे भी एयर फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे अलग अलग वार्ड्स हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं, तो एक डेंस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहां पे एरोसॉल्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एयरबॉर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जैसे बड़े हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप ज्यादा बार बार हॉस्पिटल्स मत जाइए, जरूरी है तो ही जाइए, बच्चों को स्पेशली मत ले जाइए, बुजुर्गों को स्पेशली मत ले जाइए। यदि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तभी आपको हॉस्पिटल जाना है, अदरवाइज आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। क्योंकि मुद्दा यहाँ पे यह है कि ये एयरबॉर्न है या नहीं है। तो भाई अभी तक ऐसी स्टडी नहीं देखी गई है और ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एयरबॉर्न भी होगा तो उसी जगह पे मिलेगा जहां बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होगी, उसी जगह पर मिल सकता है, जो कि एक कॉमन फिनोमेना है। ये ऐसी स्टडीज अभी बहुत आने वाली हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सैंपलिंग क्राइटेरिया के साथ अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करके इस तरह की स्टडीज की जाएंगी और ये देखा जाएगा कि क्या एयरबॉर्न होने के चांसेस हैं और या एयर ट्रांसमिशन एरोसॉल के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यदि ऐसी कंडीशन होती तो आप नॉर्मल मास्क से आपके काम नहीं चलता, आपको N95 के नीचे कोई दूसरा मास्क लगता ही नहीं और बहुत सारा नेगेटिव प्रेशर का एनवायरनमेंट क्रिएट करके बहुत सारे वॉल्स लगते। और आपने देखा होगा साउथ कोरिया में जब वो लोग चैम्बर में बनाते थे, टेलीफोन चैम्बर आपने देखा होगा सबसे पहले उसका एग्जांपल, जब वो टेस्टिंग करते थे तो वो लोग नेगेटिव चैम्बर में सक्शन क्रिएट करके नेगेटिव चैम्बर में वो पूरा एयर को सक कर लेते थे, फिर नया एयर डालते थे, फिर एक नया पेशेंट आता था और फिर वो चेक करते थे, टेस्टिंग करते थे। तो ये इस तरह का इन्वायरमेंट हर पेशेंट के लिए करना होता, पर ये तो किया नहीं गया। इट मीन्स इस स्टडी में भी काफ़ी वक्त लगेगा और सडनली इस तरह की स्टडी लेकर आ जाना या इसको बता देने का इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी के लिहाज से और पूरे सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए, पूरी दुनिया को देखते हुए एक स्टडी बोल के आप एक पेपर पे लिखना पॉसिबल नहीं है, ये बोल पाना। इसीलिए CSIR इस पे काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी काम कर रहे हैं और ये इस अगस्त तक ऐसे स्टडी करके आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा हमें कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए। इसीलिए यदि आपके दिमागों में जो इस चैनल को देख रहे हैं या जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो नए हैं, उनसे मैं बता दूं कि आप इस तरह के एयरबॉर्न वाले दिमाग जो स्टडी है और एयरबॉर्न वाले मैसेज आपको बताएं तो आप उसकी वजह से पैनिक मत होइए, नॉर्मली रहिए, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। बार बार हम बोल चुके हैं कि आप हॉस्पिटल से आते हैं तो नहा लीजिए, बेस्ट है। आप बाहर से आए हैं सबसे पहले वॉश कर लीजिए अपने आप को, नहा लीजिए, हैंड वॉश कीजिए, फ्रेश हो जाइए, पूरी तरह नहा धो के रेडी रहिए। और बाहर जाते तो मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइज करते रहिए। ये कॉमन बातें हैं जिसको आपको करना है, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ लोग मैसेज करके पूछते हैं, क्लिनिक्स में भी जब आते हैं तो पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में हैं। पैनिक स्टेट नहीं क्रिएट कीजिए, नॉर्मल रहिए और सिचुएशन को 3-4 चीज़ें जो आपको करने बोली उसको कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया रखिए। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस और काम की बातें आपको बीच बीच में आते रहेंगी। मैं बहुत लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और नॉर्मल रहिएगा। एबनॉर्मल बिहेव करने की, एबनॉर्मल सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक स्टेट क्रिएट नहीं करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप नए हो चैनल पे तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और बेल आइकन को हिट कर देना। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और भेजो लोगों तक ताकि वो भी इस तरह की बातों को समझ पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।